नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। आज हम मौजूद हैं पालीगंज की राजनीति के एक ऐसे चेहरे के साथ जो लगातार जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाने के लिए जाने जाते हैं। छात्र राजनीति से निकलकर बिहार विधानसभा तक का सफर तय करने वाले, अपनी तेज और बेबाक शैली के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाले पालीगंज के लोकप्रिय विधायक संदीप सौरज जी के साथ आज हमारे साथ मौजूद है। आज हम बात करेंगे पालीगंज के विकास, बिहार की मौजूदा राजनीति, युवाओं के भविष्य और किसानों की समस्याओं और उन सवालों की जो जनता सीधे अपने विधायक से पूछना चाहती है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप जी, हमारे स्टूडियो में आप आए हैं। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि बिहार की वर्तमान राजनीति को आप किस दिशा में देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार अभ्यर्थियों का हल्ला हंगामा चल रहा है, TRE-4 के तमाम अभ्यर्थी सड़क पर उतर चुके हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि अभी मौजूदा राजनीति की स्थिति को कैसे आप देख रहे हैं? कि सबसे पहले तो यही दिख रहा है कि बिहार की जो सरकार है उसे बिहार के युवाओं का कोई कद्र नहीं है जी। जिस तरीके से चुनाव से पहले ये घोषणा हुई कि चुनाव से पहले ही TRE-4 की बहाली करवा दी जाएगी, सदन में सरकार ने कहा 26,000 कंप्यूटर शिक्षकों के साथ बहाली होगी, डोमिसाइल के साथ इस बहाली को होना था, ये भी सरकार तैयार थी जी। और ये सब होने के बाद चुनाव से पहले ये बहाली पूरी नहीं होती है। चुनाव के बाद अब लगभग 6 महीने से ज़्यादा गुजर गए और अभी तक अगर बहाली नहीं हो रही है तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है। और मामला केवल यहाँ तक नहीं है कि आप बहाली नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहाली की मांग करते हुए या कोई भी डेमोक्रेटिक मांग अगर स्टूडेंट्स सड़क पर उतर के कर रहे हैं तो उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक हो रहा है जी। छात्रों को घर में अरेस्ट कर लिया जा रहा है, छात्र नेता वहाँ पहुँचे आंदोलन की जगह पे, उससे पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर 5-5 लाख मुचलके डाले जा रहे हैं, उस तरह का नोटिस दिया गया है, प्रशासन की तरफ से दिलवाया गया जी। तो कुल मिलाकर के वैसा बिहार जो लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, उस बिहार में आप छात्र नेताओं को, छात्र आंदोलन को पूरी तरीके से कुचलना चाह रहे हैं। ये इस दौर की बहुत ही शर्मनाक बात है जी। TRE-4 की बहाली डोमिसाइल के साथ, और जैसे TRE-1 हुआ, TRE-2 हुआ, TRE-3 हुआ, वैसे ही एकल परीक्षा के माध्यम से सरकार को बहाली लेनी चाहिए। इसमें अगर कोई बदलाव आप करना चाहते हैं तो आंदोलनकारियों से आप बात कीजिए, उनके एक प्रतिनिधिमंडल उनको बुलाइए, उनसे बात करके उनको कहिए। लेकिन हम बात ही नहीं सुनेंगे, आंदोलन के लिए लोगों को उतरने ही नहीं देंगे, ये अप्रोच गलत है जी। यही बिहार में चल रहा है। सम्राट चौधरी ने एक बड़ी बैठक भी बुलाई थी और साफ तौर पे ये कहा था कि आज ये बैठक में साफ हो जाएगा कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी जो है सड़क पर हैं, हल्ला हंगामा कर रहे हैं, नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं कि जल्द ही नोटिफिकेशन जो है वो जो है आए। तो क्या लगता है कि इस बैठक में कुछ निर्णय निकल कर सामने आएगा? हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं जी। सम्राट चौधरी जी को अगर नोटिफिकेशन का डेट अनाउंस करना है तो केवल नोटिफिकेशन का डेट क्यों, आप पूरा कैलेंडर जारी कर दीजिए। बहाली का नोटिफिकेशन इस समय आएगा, इसके बाद परीक्षा फॉर्म यहाँ तक भराएगा, परीक्षा इस समय तक होगा, परिणाम इस समय तक होंगे और इस समय तक ज्वाइनिंग हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हर तरह की बहालियों का एक कैलेंडर जारी करने के लिए सरकार को एक सख्त नियम बनाना चाहिए, हर डिपार्टमेंट के लिए मैं कह रहा हूँ। आप देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग 4-4 बार एक ही विज्ञापन को बार निकलवा करके फॉर्म भरवा रही है। छात्र फॉर्म भर रहे हैं लेकिन परीक्षा का कोई अता पता नहीं, 3 साल से ज्यादा हो गए। और एक तरफ कहा जा रहा है कि बिहार के युवाओं को नौकरी रोजगार दिया जाएगा। बिहार के युवाओं को चुनाव के समय कहा गया कि हम 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, और जिस दिन सम्राट चौधरी जी शपथ लेते हैं उसके अगले दिन ही लोगों को लाठियों से पीटा गया सड़क पे और तमाम छात्रों के ऊपर फर्जी मुकदमे कर दिए गए। तो सरकार का क्या सलूक है, कितना इनसेंसिटिव है, कैसे सच में ये लोग कॉकरोच समझते हैं बिहार के नौजवानों को, देश के नौजवानों को जी। भाजपा वाले लोग, उनके जो लोग अपॉइंटेड लोग हैं, ये तो साफ दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि आज राजनीति में युवाओं की भागीदारी और बढ़ रही है, क्योंकि आप भी एक युवा हैं? निश्चित तौर से बढ़नी चाहिए। युवा जो है वो आने वाले समय का जो जिम्मेदारी है वो युवाओं के कंधे पर है जी। तो भारत का भविष्य, बिहार का भविष्य बिहार के और भारत के नौजवानों के ऊपर है। युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, लेकिन केवल युवा का मामला नहीं है।
मामला आज समूचे लोकतंत्र का, समूचे संविधान का, और जिसको हिंदुस्तान कहते हैं जी, उसके पूरे मतलब को बदलने की कोशिश की जा रही है। उसके मतलब बदलने की कोशिश की जा रही है। जी, तो उसके खिलाफ एकजुटता के साथ युवा भी उतरे, छात्र नौजवान भी उतरे, किसान मजदूर भी उतरे, सब लोगों को मिल के लड़ना होगा, जी। तब जाकर के बदलाव होगा। आप पालीगंज के विधायक हैं और पालीगंज क्षेत्र की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां क्या है, और उस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगता है, क्योंकि आप कई बार से वहां पे विधायक हैं? देखिए, जैसे बिहार की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। पालीगंज में भयानक गरीबी है, बेरोजगारी है, और कुछ ऐसे बड़े तबके हैं जो आमतौर पर राजनीति में केंद्र में नहीं बन पा रहे हैं। जैसे आप समझिए कि लगभग टोटल पॉपुलेशन का लगभग 30 से 40% तो ऐसे लोग हैं पालीगंज में जी, जो लैंडलेस है, भूमिहीन है। अब जो भूमिहीन है और वो लोग जो सरकारी जमीन पर कई दशकों से बसे हुए हैं, अब वैसे लोगों के ऊपर संकट मंडरा रहा है। सम्राट चौधरी ने और इसकी सरकार ने कह दी है कि भाई जो लोग भी सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं उनको उजाड़ देंगे, उनका घर तोड़ देंगे, बुलडोजर लेकर के आएंगे। जी। अब वो तबका जो जिनके पास कोई जमीन थी ही नहीं, सरकार ने सदन के अंदर कानून बना दिया कि जो लोग भी भूमिहीन हैं उनको हम 5 डिसमिल जमीन देंगे, बगैर किसी को बसाए हम किसी को उजाड़ेंगे नहीं। जी। आपने नियम बना दिया, लेकिन वो नियम जमीन पे कहीं भी लागू नहीं। तो एक तो बड़ा तबका वैसे लोगों का है जो भूमिहीन है, जी। और सामाजिक न्याय की परिभाषाओं में आमतौर पर वो भूमिहीन नहीं रहते हैं। जी। सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग भी आरक्षण और प्रतिनिधित्व तक सीमित रह जा रहे हैं। तो भूमिहीनों को जमीन देना, उनको एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाना, और ये बहुत बड़ी आबादी है जब मैं कह रहा हूं। और आप भी तो एक ये विधायक बड़ा संकट है सौरभ पालीगंज जी, में। आप भी एक विधायक हैं, तो कैसे आपने अपने क्षेत्रों का विकास किया है? इतने साल से आप भी वहाँ पे विधायक हमने हैं। कोशिश की है, हमारे प्रयास से कई भूमिहीनों को जमीन मिली है। जी। कुछ लोगों को जमीन जो मिली है वो गलत जगह पे जमीन दे दी गई है। जी। उसके लिए भी संघर्ष है। लेकिन ये ओवरऑल सरकार का अप्रोच क्या है? सबसे गरीब तबका जो है, जिस बिस्तर पे वो सो रहा है उस बिस्तर के नीचे की जमीन उसकी नहीं है, जिस थाली में वो खाना खा रहा है उस थाली के नीचे की जमीन उसकी नहीं है, कभी भी बुलडोजर आएगा उसके घरों को तोड़ देगा। तो वो तबका एक प्राइमरी कंसर्न में हमारे हैं, और उसे लेकर के हम लोग शिद्दत से संघर्ष कर रहे हैं। तो एक पालीगंज का ये मामला है, लेकिन पालीगंज में ऐसे विकास के जो तमाम चुनौतियां हमारे सामने हैं। एक तो पालीगंज में जाम की बड़ी भीषण समस्या है। जी। अब समझिए कि पटना से जिनको जाना है गया या जहानाबाद, उस रूट से, पालीगंज वाले रूट से, जी। तो घंटों जाम लग जाते हैं। हमने सरकार से मांग की है, सदन के अंदर मांग की है कि वहाँ धरहरा मोड़ से लेकर के फतेहपुर एक गांव है, वहां तक आरसीडी का, पथ निर्माण विभाग का, वहां पे सड़क बना दिया जाए ताकि जाम की समस्या से लोग निजात पाएं। जी। तो एक बड़ा चैलेंज हमारे पास और जाम बारिश की के समस्या दिनों से। में जब होता है तब क्या वहाँ पे गड्ढे भी? गड्ढे तो खैर कम है, सड़कों पे गड्ढे कम बचे हैं, लेकिन समस्या यही है कि एक तो बाईपास का निर्माण चाहिए, दूसरा है पालीगंज जो इलाका है वो किसानों के लिए धान की उपज का एक तरह से बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। धान की बड़ी खेती वहाँ होती है, लेकिन सिंचाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। जी। तो जो नहर बने हुए हैं अंग्रेजों के ज़माने के, सोन नहर प्रणाली है वहाँ पे, तो सोन के 2 कनाल वहाँ पे चलते हैं। जी। लेकिन उसमें कभी भी अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँच रहा है। नहीं पहुँच पाता। तो अंतिम छोर तक पानी कैसे पहुँचे, इसके लिए ऊपर से पानी का सप्लाई ज़्यादा चाहिए। उसके लिए लिफ्ट इरिगेशन से अगर ज़रूरत पड़ती है तो सोन से आप पानी निकाल सकते हैं। लेकिन आप देखिए सोन का पूरा इलाका, पालीगंज के ठीक पश्चिम का जो नदी है सोन, जी। सोन का पूरा इलाका आज के समय में भ्रष्ट नेताओं के भ्रष्ट नीतियों के चलते सोन नदी जो है वो एकदम ऐतिहासिक और माने पारंपरिक नदी रही है। जी। उस नदी को लगभग खत्म करने के कगार पे लोग ला दिए हैं। इतना ज्यादा अवैध खनन वहां पे हो रहा है, इस तरह की पॉलिसी सरकार बना तो रही आपने है। कभी ये सदन में आवाज नहीं उठाई? सदन में आवाज उठाई, लेकिन आप समझिए ना कि सरकार में वैसे लोग बैठे हुए हैं जी। जो पैसे लेकर के गलत तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा करके, जहाँ पे परमिशन है कि आपको 3 फीट खोदना है, जी। वहाँ 50 फीट की खुदाई हो जा रही है। वहाँ पे भी भ्रष्टाचार एक बार खुलेआम चल रहा है, पूरे बिहार के अंदर ही चल रहा है। जी। और सोन तो इसे तबाह है। पालीगंज के पश्चिमी इलाके के दर्जनों गांव ऐसे हैं
जहां आप चैन से नहीं बैठ सकते हैं, घर के बाहर आप नहीं रुक सकते हैं। जी। इतनी धूल उड़ रही है वहां पे, इतने बालू के कण आपके घरों में बैठे हुए हैं, फसलों पर उगा हुआ है, अब रोज एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। जी। सरकार से हमने मांग की है, लेकिन मौजूदा जो सरकार है, चूंकि अब इन्हीं के जो लोग हैं वो बालू के बिजनेस में लगे हुए हैं। लेकिन सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, सबका सफाया होगा, या अपराधी है कोई भी नहीं बचने वाला है। देखिए, बालू माफिया जब आप कह रहे हैं तो बालू का कारोबारी जो है वो सब माफिया तो है नहीं। जी। सरकार टेंडर जारी करती है, लोग टेंडर फिलअप करते हैं, वो टेंडर उनको मिलता है। लेकिन इस बीच में जो घटनाएं होती है कि अवैध खनन होता है और सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से अवैध वसूली होने लगती है। जी। आप समझिए कि विभाग के जो मंत्री हैं उनके कार्यालय से जब प्रति घाट कुछ तय कर दिया जाएगा कि आपको इतना पहुंचा देना है, तो जो जांच एजेंसियां होती हैं वो आंख बंद करके रखती हैं। तो ये सरकार की भारी विफलता है। जी। जिन नदियों को, जैसे पालीगंज के पश्चिम में सोन नदी है, पूरब के दिशा में जो नदी है वो है पुनपुन नदी। जी। पुनपुन नदी में उस तरह से बालू का भंडार नहीं है। बालू उतना ही है कि पुनपुन नदी के गांव के किनारे जो लोग बसे हुए हैं वो अपने गांव के लिए छोटा मोटा काम कर सके, उससे ज्यादा वहां बालू नहीं है। जी। लेकिन बिहार सरकार ने पुनपुन नदी में भी जगह जगह पे लोगों को अलॉट करना शुरू कर दिया। अब वहां भी बालू की खनन शुरू हो गई है। बालू का क्वालिटी भी नहीं है और खनन से समझिए कि आसपास के गांव डरे हुए हैं, प्रभावित हैं। तो सरकार का पॉलिसी हद दर्जे तक भ्रष्ट है। और जैसे खनन में, मैंने विधानसभा में एक प्रश्न किया था कि पालीगंज के इलाके में इतने बड़े पैमाने पर खनन हो रहे हैं और सरकार की पॉलिसी है कि खनन से जो राजस्व मिलेगा उसका 2% उन गांवों के विकास कार्यों में खर्च होंगे जो खनन से प्रभावित हैं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पालीगंज में जो कस्तूरबा विद्यालय है वहां के कुछ बच्चों के लिए पढ़ाई का सामग्री, कुछ विकलांग बच्चों के लिए उसका सामान, ये हम खरीद दिए हैं, इसमें पैसा खत्म हो गया। बताइए, अरबों रुपए का आप राजस्व ले रहे हैं, उसमें करोड़ों रुपए का विकास का योजना बनता है, कहीं कोई खर्च नहीं है। तो कोई पारदर्शिता नहीं है बिहार के अंदर, मौजूदा सरकार के अंदर। जी। और संकट में बिहार के बड़ी आबादी को डाले हुए हैं। न युवाओं के पास रोजगार है, न किसानों के पास सिंचाई का पानी पहुंच रहा है। पेयजल का संकट, आप समझिए पूरा साउथ बिहार, पालीगंज समुद्र सहित पूरा मगध का जो इलाका है वहां पानी का, जो पीने का पानी है, उस पे भी संकट, उसका भीषण संकट है। और 10 साल में क्या स्थिति आएगी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। किसी भी गांव में जो पारंपरिक चापाकल है वो नहीं चल रहे हैं। जी। कुआं का काम बहुत पहले स्वाहा हो चुका है। सरकार का जो नल जल योजना है वो बहुत फेल है। जी। उसमें बहुत संकट है, बहुत कम, जहां पे तो अधिकांश जगह चल नहीं रहा है। जहां चल भी रहा है वहां पे 25% घरों को टच कर पा रहा है, 75% गांव बचे हुए हैं। बिल्कुल। और सरकार हैंडपंप नहीं अलॉट कर रही है। सरकार ने पॉलिसी बना दी है कि हम नया हैंडपंप नहीं देंगे। तो अब समझिए कि पीने का पानी का भी संकट किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को। एक और सवाल लेना चाहेंगे कि चलिए ये मौजूदा स्थिति आपने बताया कि सरकार का क्या है, और अब सवाल ये लेना चाहेंगे कि विपक्ष की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी विपक्ष के साथ हैं, तेजस्वी यादव के साथ रहे, इंडिया गठबंधन में हैं, और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में खटपट भी देखने को मिली, तो क्या अभी भी आप दोनों की जो गठबंधन है उसी तरह से है या कुछ खटास भी भरा है? नहीं, खटास कहाँ, चुनाव में भी खटास नहीं था। जी। भाकपा माले महागठबंधन के भीतर बगैर कोई लोभ लालच के, बगैर किसी अकड़ के, पूरी ईमानदारी के साथ इस दौर की जो चुनौतियां हैं, भाजपा के सत्ता में रहने के चलते जो देश, संविधान और लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, उसको समझते हुए हम लोग गठबंधन में हैं। तो कहीं कोई खटास की बात नहीं है। अब ये बात जरूर है कि चुनाव खत्म हुए, चुनाव का परिणाम हमें दिखा। हाल में पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, कमियां रह गई कि इस तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा तेजस्वी? कमियां केवल आप में रह जाएंगी तभी आप हारेंगे, ऐसा नहीं जी। अभी जो देश के अंदर चुनाव का नया मॉडल है बीजेपी के 2014 के बाद के उभार से जी, आप समझिए कि स्थिति ये बनी हुई है कि भाजपा जो दिन रात 24 घंटे मुसलमानों को और पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, ये लोग अगर पाकिस्तान में जाकर के चुनाव लड़ ले, और जो अभी बिहार के देश के चुनाव आयोग हैं ये भी अगर वहाँ चुनाव आयोग रहें, तो पाकिस्तान में भी क्लीन स्वीप से भाजपा जीत सकती है।
जी। ये तो स्थिति बनी हुई है। एक समय था जब लोकतंत्र को लोग समझते थे कि जनता तय करेगी कि सरकार कौन होगा, यही लोकतंत्र का मतलब है। जनता डिसाइड करेगी कि कौन सा व्यक्ति सत्ता में बैठेगा। आज लोकतंत्र का क्या मतलब दिख रहा है? सरकार तय कर रही है कि कौन सा व्यक्ति जो है वो जनता है, कौन सा व्यक्ति वोटर है, कौन सा व्यक्ति वोटर नहीं है। अब सरकार तय कर रही है। जी। हम पश्चिम बंगाल के चुनाव को नजदीक से देखें। 27 लाख लोग जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, जी। जिनको वोटर लिस्ट से हटाने का कोई तुक नहीं था, उसका नाम चुनाव आयोग ने हटा दिया। और देश का सुप्रीम कोर्ट जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जवाबदेही थी, जी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि क्या दिक्कत है, अगली बार वोट दे लीजिएगा। इस बार वोट नहीं दे पा रहे हैं, अगली बार दे दीजिएगा। ये संकट अगर पहुंच चुका है देश के अंदर, तो निश्चित तौर से जब लोकतंत्र में चुनाव ही सबसे केंद्रीय चीज है, जी। चुनी हुई सरकार। आपने लोकतंत्र की बात की है तो एक और सवाल जो है जहन में आ गया है कि जिस तरह से लाखों अभ्यर्थी जो है नीट की परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, काफी मेहनत करते हैं, आस लगाए बैठे रहते हैं कि इस बार नीट क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन जब एग्जाम देकर आते हैं तो ये सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद लाखों अभ्यर्थियों का जो कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं वो टूट जाती है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? एकदम फिर से पेपर लीक हुआ, फिर से पेपर को रद्द कर दिया गया। पेपर लीक का सीधा मतलब है कि अब इस सरकार को ठोस कार्रवाई करना चाहिए। जी। 2024 में पेपर लीक हुआ था नीट का ही। उस समय इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, सरकार मान नहीं रही थी, बाद में समझ में आया, सब खुलासे हुए। अब जब 26 का पेपर लीक हुआ, सब जगह दिख रहा है कि सोशल मीडिया में उसके पेपर घूम रहे थे, तो कोई ना कोई तो इसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। और जहां भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जी। महाराष्ट्र की गिरफ्तारियां आप उठा करके देखिए, जी। वैसे लोग जो भाजपा और आरएसएस के टच में लोग थे, बीजेवाईएम में जो लोग, युवा मोर्चा में जो लोग सक्रिय थे, एनटीए में वैसे लोगों को बैठाया गया है। और एनटीए ही अपने आप में फर्जीवाड़ा का एक केंद्र बना हुआ है। आखिर कहाँ कमियां रह जाती है कि बार बार पेपर लीक हो जाते हैं? कोई भी एग्जाम कमियां यहाँ पे है कि सरकार एक तो स्टूडेंट्स को, यूथ को ग्रांटेड ले रही है, हल्के में ले रही है। कमियां यहाँ पे है तो आप यूथ कि को क्या केवल कहना इनको चाहेंगे? प्रॉफिट दिख रहा है। जैसे आप देखिए एनटीए क्यों आया? जी। देश के तमाम विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाएं खुद करवाते थे, इंट्रेंस परीक्षाएं खुद होती थी। बिल्कुल। उन सबको हटा करके यूजीसी परीक्षा करवाती थी, यूजीसी नेट की परीक्षा, और सभी को सीबीएसई परीक्षा करवाती थी, नीट की परीक्षा। जी। सारी परीक्षाओं को खत्म करके, सबके अपने अपने ढांचे थे, अपना अपना मेथड था, क्रॉस चेक होता था सब में, चेक्स एंड बैलेंसेस थे सब में, सबको डिमोलिश करके खत्म करके सरकार ने कहा कि नहीं, हर तरह की परीक्षा अब एनटीए करेगा। और एनटीए में कौन लोग बैठेगा? जो बीजेपी और आरएसएस के विचारधारा के करीब हो, जो उनकी पार्टी, मैं खुल के कह रहा हूं, जो उनकी पार्टी के वफादार हों, जो उनके मुताबिक देशभक्त हों, वैसे लोगों से भर दिया गया एनटीए को। तो ऐसा और एनटीए की परीक्षाएं, आप ये जो नीट की परीक्षा खुलासा हो गया आज देश के अंदर, बिल्कुल है ना। फिर आप देश के अंदर जाइए, नेट की, यूजीसी नेट की परीक्षा हो रही है, आप दिल्ली में जाइए, आसपास के इलाके में जाइए, एक एक अभ्यर्थी जान रहा है कि नेट जेआरएफ की परीक्षा में धांधली हो रहा है। खास तरह की विचारधारा वाले लोगों को प्राथमिकता मिल रही है, उनका जेआरएफ हो जा रहा है, उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, उनका पीएचडी जमा नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जा रहे हैं। तो देश की शिक्षा व्यवस्था को गर्त में ले जाने वाली ये सरकार है। एनटीए को समाप्त करना चाहिए। ये एजेंसी ही बेकार है। यानी एनटीए समाप्त हो जाएगा तो फिर लीक नहीं होगा पेपर? नहीं, तब इसमें टफ हो जाएगा लीक करना, क्योंकि एनटीए के भीतर भाई भतीजावाद भरा हुआ है। सरकार के जाने पहचाने वाले लोग, जैसे आप देखिए, जो लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं जी, इस नीट घोटाले में जी, आपको कनेक्शन दिखेगा कि किसी तरीके से वो सरकार के मार्फत एनटीए में घुसे हुए थे। तो उन पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई केवल छोटे प्यादों के ऊपर न हो। हमारी सीधी मांग है कि अगर नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ तो केवल मिस्टेक का बात नहीं है, मिस्टेक आपके लिए हो सकता है, सरकार के लिए हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन देश के 22 लाख अभ्यर्थियों के लिए
उनके सपनों को टूटने जैसा है ये। बिल्कुल। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जो नालायक साबित हो चुके हैं शिक्षा विभाग को चलाने के मामले में, उनको इस्तीफा देना चाहिए। इतना बड़ा कांड हो जाए देश के अंदर, कोई इस्तीफा ना हो। हर बार ऐसा ही हो रहा है, हर बार ऐसा हो रहा है। तकरीबन लोग बता रहे हैं 80 बार पेपर लीक बीजेपी के सरकार में हुआ जी। तो पेपर लीक मतलब सरकार वीक। तो सरकार अगर ठोस कार्रवाई कुछ नहीं करेगी तो युवा जो है वो बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम लोग प्रतिरोध करेंगे। एक और सवाल लेना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सबसे जरूरी कदम जो रिसेंट है, रिसेंट देश की जो बिहार की स्थिति है उसमें आप केवल पैबंद लगा सकते हैं। ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आप कोशिश करें, लेकिन जब तक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, निजीकरण के ऊपर, शिक्षा का जो निजीकरण है, महंगे महंगे डीपीएस जैसे स्कूल हैं, जब तक उन लोगों पे कंट्रोल नहीं होगा और जब तक नीचे की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बड़े पैमाने पर फंडिंग सरकार नहीं बढ़ाएगी जी, तब तक ये होने वाला नहीं है। जैसे सरकार सदन के अंदर कहती है कि हम एजुकेशन पे इतना बजट दे रहे हैं, लेकिन पर कैपिटा एक्सपेंडिचर अगर देखें, प्रति व्यक्ति के लिहाज से आप कितना दे रहे हैं बजट में, तो वो देश में सबसे निचले पायदान पर आता है। तो उस पैसे से गरीब का बच्चा पढ़े, और जो अपर मिडिल क्लास है, जो माननीय मंत्री मिथिलेश तिवारी के परिवार के लोग हैं, वो सब संत माइकल में पढ़ेंगे, डीपीएस में पढ़ेंगे, उससे भी महंगे स्कूल में पढ़ेंगे। आप मिथिलेश तो तिवारी ये जो है एक आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं छोड़ रहे हैं बच्चों को जी। तो लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए आप सरकार अगर चाहे तो 2-3 साल आजमा के देख सकती है। बिहार के अंदर जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं आप रोक दीजिए, बिल्कुल, और उसका पैसा देकर के सारे स्कूल जो हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसको आप अपग्रेड करके केंद्रीय विद्यालय के समान बना दीजिए। केंद्रीय विद्यालय भी सरकार चलाती है, बिल्कुल, गांव के सरकारी स्कूल भी सरकार चला रही है। दोनों के फंडिंग में ही तो अंतर है, जिसके चलते क्वालिटी में अंतर पड़ जा रहा है। बिल्कुल। केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों को जनगणना में आप नहीं लगाते हैं, पशुगणना में आप नहीं लगाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के शिक्षकों को आप लगा दे रहे हैं, अभी भी लगाए हुए हैं। तो आप अपग्रेड कर दीजिए सारे सरकारी स्कूलों को, एक साथ आप केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दे दीजिए। उस तरह की फैसिलिटी, उस तरह का नियम कानून, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है सौरभ जी कि सरकारी शिक्षकों को जनगणना में लगाया जा रहा है, फिर बच्चों को पढ़ाई कौन करवा रहा है? सवाल ये तो सरकार वही है जिसने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। आप 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं, और इसी जनगणना के लिए सरकार ने 2012-13 में बहाली भी करवाई थी। बिल्कुल। सांख्यिकी स्वयंसेवक ट्रेनिंग उनकी हुई, पैनल बना, और मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों को सरकार ने बहाल किया। उनकी बहाली हुई थी जनगणना जैसे काम करने के लिए। फसल की गणना आप करते हैं, कितना फसल का उत्पादन हुआ, किस इलाके में क्या स्थिति है, ये सारी चीजों को गणना करने के लिए, सांख्यिकीय काम करने के लिए सरकार ने सांख्यिकी स्वयंसेवकों की बहाली की जी। आज बिहार के अंदर जितने सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं जी, सब लोग दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि आपने हटा दिया सबको, और उनका काम शिक्षक से करवा रहे हैं। तो उधर वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं, और टीचर्स जिनको बच्चों के स्कूल में होना चाहिए था, आप सर्कुलर ला दिए कि पहले बच्चों का स्कूल में पढ़ाओ, और स्कूल जब खत्म हो जाए 12 बजे तो गांव में जाओ और घरों की गिनती करो, जनगणना में काम में लग जाओ। देखिए, जिस तरह से नए शिक्षा मंत्री भी मिथिलेश तिवारी बने हैं, ऐसे में ऐसी तस्वीरें भी उनकी वायरल हो रही है जहां वो झाड़ फूक भी करवाते नजर आ रहे हैं, और जब से वो पदभार संभाले हैं तब से कुछ अजीबोगरीब बयान भी दे रहे हैं। खुद को कभी स्वास्थ्य मंत्री बताते हैं, यानी कि अपना पद ही भूल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जुबानें जो है काफी ज्यादा फिसलने लगी है, क्या कहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री हैं कि शिक्षा मंत्री हैं, हमें तो लगता है कि सरकार ने इस बार जो अपना मंत्रिमंडल बनाया है, सब जगह पे वैसे ही लोगों को डाला गया है। अब जो शिक्षा मंत्री हैं, ये जहां भी इनको मौका मिल रहा है, ये वर्णाश्रम व्यवस्था का गुणगान कर रहे हैं। अच्छा। इनको लग रहा है कि तीनों लोग, जो इनके बयान हम देखे मीडिया में, तीनों लोग का जो स्वामी है कृष्ण जी, वो एक ब्राह्मण के पैर का पानी धो करके उसको पी रहे हैं। ये सदन में कहा गया, और वो ब्राह्मणों का गुणगान इस तरह से कर रहे हैं। तो एक तो बात सच है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ब्राह्मणवादी व्यवस्था
या वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक हैं। वो चाहते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था कायम रहे। एक तो इसलिए ढकोसला और जो तंत्र मंत्र होता है उसमें ज्यादा समय दिखा रहे हैं, लेकिन उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि झाड़ फूक से शिक्षा विभाग नहीं संभलेगा जी। शिक्षा विभाग संभालना है तो शिक्षा विभाग में जिस तरह के संकट हैं, जिस तरह की चुनौतियां हैं, उसको समझे, देखे और हम लोगों से भी सलाह ले। क्या अभी तक कुछ उन्होंने ऐसा कुछ काम किया क्या? एक काम तो कोई नहीं करने जा रहा है। हाँ। और किसी को कोई उम्मीद भी नहीं है। हाँ। बिहार की सरकार, आप समझिए, एक छोटा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। हाँ। केंद्र सरकार ने एक नियम बना दिया कि स्कूलों को सप्ताह में इतने घंटे तक मिनिमम पढ़ाना चाहिए। बिहार के तमाम स्कूल जो थे वो उससे ज्यादा पढ़ा रहे थे, खुल रहे थे उससे ज्यादा। अब अचानक से सरकार ने कह दिया कि नहीं, सैटरडे में जो हाफ टाइम होता है उसको समाप्त कर दीजिए। क्यों कर दिया? क्योंकि एक ऐसे आईएएस अधिकारी आए थे जो शिक्षकों के खिलाफ खुल करके बयान दे रहे थे, के पाठक। तो उनके एक इल्लीगल आदेश के चलते, एक गलत तथ्यहीन आंकड़ों के चलते एक फरमान जारी हो गया, सैटरडे के दिन भी स्कूल फुल टाइम। अब जो टीचर जितने सारे हैं उनको तो लगेगा अगर किसी टीचर को बैंक में कोई काम कराने जाना है तो वो तो केवल एक दिन छुट्टी में है, संडे के दिन, तो वो जा नहीं पा रहे हैं। तो हाफ टाइम जरूरी था। इसको सिंपली विभाग के किसी अधिकारी ने, विधानसभा में मेरी मांग के बाद भी कोई विभाग इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मिथिलेश तिवारी इस तरह के जो पेंडिंग काम है उसको अगर देख पाए तो वो कर ले। एक बड़ा संकट बिहार के अंदर और होने जा रहा है, जो हमारे पालीगंज में भी हो रहा है और बिहार के तमाम जगहों पे आप सुनेंगे, स्कूलों को बंद करवाया जा रहा है। बड़ी संख्या में स्कूल बंद हो रहे हैं जी। और ये हो रहा है मर्जर के नाम पे। अब कोई दलित टोला है, कोई छोटा गांव है, उस गांव में कोई विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, अब कहा जा रहा है वहां के बच्चों की नहीं, आप ये स्कूल बंद हो गई, इस स्कूल के बच्चे फलाने विद्यालय में जाकर के पढ़ाई करेंगे जी जी। तो समझिए नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि एक भी वोटर अगर किसी पहाड़ पे रह रहा है, किसी पहाड़ी इलाके में एक वोटर है, तो उसके लिए एक बूथ हम बना सकते हैं। तो आप एक बच्चे के लिए या एक टोले के लिए, एक छोटे गांव के लिए आप एक स्कूल क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल। तो बड़ी संख्या में स्कूलों को बंद करवाया जा रहा है। ये पॉलिसी अगर मिथिलेश तिवारी रोक पाए, जिससे दलित समाज के बच्चे, वंचित समाज के बच्चों को शिक्षा मिले, उनकी ये पीढ़ी पढ़ पाए, कम से कम आज तक वो नहीं पढ़ा। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों छोड़ करके झाड़ फूक पर ध्यान दे रहे हैं जी। अपना विभाग में कभी स्वास्थ्य मंत्री हो रहे हैं, कभी शिक्षा मंत्री हो रहे हैं जी। तो सब ये एनडीए का राज है। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी। और जिस तरह से पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी हमारे साथ मौजूद थे, तमाम मुद्दों पर आज हमने इनसे बातचीत की है, काफी बेबाकी से अपनी राय रखी है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।